2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश भर में कैंपेन कर जनसभाएं कर रिकॉर्ड बनाया। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक के सालरा गांव में 10 घर आग में इसलिए जलकर खाक हो गए क्योंकि नल में न जल था और न गांव तक सड़क थी। ये विकास का किस तरह का मॉडल हमने अपनाया है, आज बात इसी पर होगी। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात पॉलिटिकल भी करेंगे और हमारे विकास के मॉडल की भी करेंगे। एक खबर तमाम अखबारों में दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 अप्रैल की उत्तराखंड की वोटिंग के बाद देश भर में जो चुनाव हुए, जो अलग अलग चरण में चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, उसमें 70 से ज्यादा जनसभाएं, रैलियां और रोड शोज किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान यानी तमाम राज्यों में जहां जहां पार्टी ने उन्हें झोंका वह उन्होंने कैंपेन किया, अच्छी खासी भीड़ जुटाई। और उसकी वजह भी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बड़ा ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है, जिसके चलते अब बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि जब तीसरा टर्म मोदी गवर्नमेंट को बनेगा तो उसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कदम पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे। निश्चित तौर पर उसके अलावा भी सख्त नकल विरोधी कानून हो, चाहे और दूसरे लव जिहाद, लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री धामी के एक्शन रहो, ये सारी वजह बताई गई हैं कि इसके चलते धामी की जो इमेज है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से चमकी है। और ऐसा नजर भी आता है, अंदरूनी बीजेपी की सियासत को भी समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और उनके मुकाबले में एक ठाकुर चेहरे के तौर पर भी अंदरूनी तौर पर अगर बीजेपी की राजनीति को समझे तो उनको आगे बढ़ाया जा रहा होगा और उनका कद भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड चुनाव की सिर्फ धामी ही नहीं और भी इस चुनाव की अगर आप समीक्षा करेंगे, क्योंकि नतीजे 4 जून को आने हैं, 4 जून को पता चलेगा कि एनडीए, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना समर्थन था, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए जनता में कितना समर्थन दिखाई दिया। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, 5 लोकसभा सीटों में इस बार जो चीजें देखने को आई हैं नतीजों से पहले, जिन पर बात की जा सकती है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो छवि चमकी ही है, उसके अलावा दूसरे नेता भी हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की है, तो कुछ नेता छाप छोड़ने में चूक भी गए हैं। हरीश रावत विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे रहे। ये कहा जाए कि राज्य बनने के बाद से वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष यानी कांग्रेस रही हो या बीजेपी सत्ता में जो भी रही हो, लेकिन एक बड़े चेहरे के तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में एक छत्र के तौर पर हरीश रावत नजर आते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हरीश रावत बैक सीट पर नजर आए सारथी की भूमिका में और उन्होंने अपने बेटे को आगे किया। और नव अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा उनके मित्र हैं, उनका गृह जिला भी है, वहां चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए जा पाए या दूसरी ओर किसी सीट पर जा पाए, तो हरीश रावत हरिद्वार तक महदूद होकर के अपने बेटे की चुनावी नैया पार लगाने तक रह गए। लेकिन गणेश गोदियाल की बात करें तो वो शुरू में अनमने थे, उनको जब टिकट दिया जा रहा था, तो लेकिन बाद में जब टिकट में उनका नाम फाइनल हो गया उसके बाद जिस अंदाज में अनिल बलूनी के मुकाबले में गणेश गोदियाल ने स्थानीय मुद्दों को छुआ, उसने लोगों को प्रभावित किया। और जो उनके विपक्षी दल हैं या बीजेपी या दूसरे दल भी वो कहने को मजबूर हुए कि गणेश गोदियाल में एक भविष्य का नेता दिखाई देता है। और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ से कनेक्ट बनाकर अपनी बात रखी उसने लोगों को प्रभावित किया। उसके अलावा अगर निर्दलीय प्रत्याशियों में बात करें तो 2 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे। बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और बेरोजगार युवाओं की बुलंद आवाज के तौर पर बॉबी पवार ने युवाओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। लेकिन इस चुनाव में जिस अंदाज में बॉबी पवार ने मुद्दों को छुआ, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर अग्निवीर जैसे मुद्दों पर वो बोले और लोगों तक पहुंचे, भले ही नतीजे जो भी आए, लेकिन एक जगह भविष्य को लेकर के बॉबी पवार में भी अब एक उम्मीद उत्तराखंड के राजनीतिक जानकारों को नजर आती है कि बॉबी पवार भी अपनी एक छाप छोड़ेंगे। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उमेश कुमार हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे थे। उमेश कुमार ने खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीतकर 2022 में तहलका मचा दिया था। इस लिहाज से 2024 में उन्हें बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। और यहां तक जब वो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा से भी मिलते हैं और उनका नाम कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचता है, ये भी कहा जाने लगता है कि अगर हरीश रावत मैदान में नहीं उतर रहे तो क्यों न उमेश कुमार को ही कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। यानी इस लेवल तक उनके नाम की चर्चा होती है। लेकिन जिस तरह
तरह से हरिद्वार में फिर चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है। बीएसपी मुजफ्फरनगर से लाकर के एक मुस्लिम प्रत्याशी थोप देती है और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट जाता है। उसके बाद जो तस्वीर नजर आ रही है ये अनुमान और आकलन पे है, क्योंकि नतीजे तो 4 जून को आएंगे। इससे लगता है कि उमेश कुमार कहीं ना कहीं जो 2022 में सियासी जादू करके जो तहलका मचाते हैं वो 2024 में कहीं ना कहीं एक तरह से फंसते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बॉबी पवार, गणेश गोदियाल, उमेश कुमार सब ने अपने अपने तरीके से चुनाव में छाप छोड़ने की कोशिश की। ये सियासत की बात है, लेकिन जब सियासत से बाहर सामाजिक सरोकार की आप बात करते हैं तो उन्हीं जो अखबार ये कहता है कि धामी ने रिकॉर्ड जनसभाएं की हैं, वही अखबार जब अपने अंदर के पृष्ठ में उत्तरकाशी के मौर्य ब्लॉक के जो सालरा गांव में जो आगजनी की तस्वीर दिखाता है तो वो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। और वो खबर सुनकर के, वो खबर पढ़कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल्पना करिए 24 साल के उत्तराखंड राज्य में अभी भी ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे गांव हैं जहां पर हमने सड़क नहीं पहुंचाई। आए दिन हम पढ़ते हैं कंडी डंडी पर बिठा करके 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गर्भवती महिला को लेकर के आए, कभी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया, कभी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, मौत हो गई। इस तरह की दुखद खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो सालरा गांव में आगजनी की घटना, आप जानते हैं प्रचंड गर्मी पूरे उत्तर भारत में क्या पूरे देश में पड़ रही है, उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप है। उस समय एक शॉर्ट सर्किट से सालरा गांव में एक घर में आग लगती है। उसके बाद लकड़ी के बने हुए मकान जिन्हें प्रिजर्व करने की जो एक धरोहर जैसे आज सब कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, तब भी पर्वतीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में पुरानी शैली में लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। वहाँ जब आग का तांडव देखने को मिलता है तो आप कल्पना करिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जो योजना है कि हर घर तक हमें नल से जल पहुँचाना है, तो सालरा गांव में भी घर घर में नल हैं। लेकिन कल्पना करिए कि जब ग्रामीण चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से ये जो नल लगे हुए इनमें जल नहीं आया है, ठेकेदार इन नल लगा करके इनकी फ़ोटो खींच के ले जा चुके हैं, हो सकता है उनका काम पूरा हो गया और उन्हें पैसे भी मिल गए हों, लेकिन हम आज भी 1.5-2 साल से उम्मीद कर रहे थे कि नल में जल आए। लेकिन पीने के लिए, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए जैसे तैसे गदेरों से, कुओं से दूर से पानी ला करके काम चला रहे थे। लेकिन आप जब कल्पना करिए कि आग लग जाती है, एक घर से दूसरे घर में आग पहुंच रही है और पानी आपके पास नहीं है आग बुझाने के लिए, और जो एसडीआरएफ है, अग्निशमन विभाग है या पुलिस है जिनसे आप मदद मांगते हैं वो आपके गांव की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन 4.5-5 घंटे उनको पहुंचने में सिर्फ इसलिए लगते हैं कि आपके गांव में, सालरा गांव में 18-19 में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क मंजूर हो जाती है, फंड की भी बात होती है, सड़क पर काम भी शुरू होता है, लेकिन आज तक 2024 में वो सड़क नहीं बन पाती। इसलिए जो बचाव का, राहत का जो दस्ता है जिसको पहुंचना, तुरंत पहुंचना चाहिए था, कुछ ही मिनटों में पहुंचना चाहिए था, वो 4.5 घंटे में वहाँ पहुंचता है, तब तक सब कुछ खाक हो चुका होता है। और ग्रामीण अपने तरीके से बदहवासी में 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर के गदेरों से और कुओं से पानी खींच करके लेकर के आते हैं, भर भर के लाते हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना करिए किस तरह का मंजर रहा होगा। 10 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, 4 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 6-7 लोग भी उस आग बुझाने की क्रिया में झुलस जाते हैं। और जो अन्न भंडार, जो कोठार कहते हैं, वो तोड़ना पड़ता है। अन्न यानी जहाँ पर आपने साल भर का, 6 महीने का, 8 महीने का अनाज स्टोर किया हुआ था, वो भी बर्बाद हो जाता है। किस तरह की तस्वीरें हैं। तो एक विकास का मॉडल ये भी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या दूसरे नेता हों, राजनीतिक पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पर्वतीय क्षेत्र का ग्रामीण है जो पलायन की इस आंधी से लड़ करके अपने गांव में डटा हुआ है और जंगल में जंगली जानवरों की और दूसरी दुश्वारियों से रूबरू है। ये रिपोर्ट भी आती है कि गांव में अगर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी प्रशासन को खच्चरों की मदद लेनी पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं उस गांव में किस तरह के हालात रहे होंगे। जब आग एक घर से दूसरे लकड़ी के घर में जब फैल रही होगी तो किस तरह का भयावह मंजर रहा होगा। लोग भाग भाग कर गदेरे से और कुओं से पानी लेकर के आ रहे थे, लेकिन वहाँ किस तरह अग्निशमन की गाड़ियाँ, दस्ते वहाँ पहुँच सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नल आपके घर में लगा हुआ है, 1.5-2 साल से नल लगा है और उसमें जल नहीं है, यानी पानी आप स्टोर भी नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने कहा, ग्रामीणों ने बदहवासी में कहा, आप सुन भी सकते हैं, पानी नहीं है। अच्छा। नल लगा रखे, उनमें जल नहीं आ रहा। घर घर नल लगा रखे, जो हमारे ठेकेदार है उन्होंने हमारे पास नल लगा रखे, फोटो ले रखे हैं, उनमें जल नहीं आ रहा है। और अच्छा। आज हमारे गांव में ऐसा हुआ
तो पानी कुछ नहीं था यहाँ पे। तो अगर पानी होता तो एक दो घर बच जाते सर। तो हमने कुओं से पानी लाया, कुओं से पानी लाया। अगर इन नलों में अगर जल होता तो इस आग को बुझाया जा सकता था, नुकसान को कम किया जा सकता था। यानी ये भी हमारे ही प्रदेश की तस्वीर है, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूसरे राज्यों में डिमांड है, जाना भी चाहिए, राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने भी होते हैं, और विपक्षी नेताओं की भी अपने प्रचार है, वो भी बाकी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर प्रदेश में हालात किस तरह के हैं कि अगर आगजनी जैसी घटना हो जाती है या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना होता है, तब किस तरह से हमारा सिस्टम है पूरा वो कंधे पर डंडी कंडी के रूप में हमारे सामने आता है और 24 साल के हमारे विकास के मॉडल की पूरी वो कलई खोल देता है। तनुज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।